हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में मैं जो अनुच्छेद 79 से लेके 123 तक के अनुच्छेद हैं उनके संबंध में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो वही अनुच्छेद 79 से लेके 123 के संबंध में मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि इन अनुच्छेदों के माध्यम से संसद के संबंध में, खासकर मैंने आपको संसद के संबंध में, लोकसभा राज्यसभा के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में समस्त प्रावधान बता दिए हैं। लेकिन कुछ अन्य ऐसे प्रावधान हैं जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, तो खासकर इन अनुच्छेदों के माध्यम से जो भी ऐसे फैक्ट आएंगे जो आपकी परीक्षाओं में उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, उनके संबंध में मैं यहाँ पे विस्तृत अनुच्छेद बताने के साथ साथ उसके संबंध में विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा। तो सबसे पहले मैंने सबसे पहली हेडिंग डाली है संसद से संबंधित अनुच्छेद। जो भी आपके लिए संसद से संबंधित अनुच्छेद बन सकते हैं, मैंने सारे 79 से लेकर 123 तक सारे अनुच्छेद लिखे और सबके विषय में आपको बताऊंगा। लेकिन खासकर जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे उनको भी मैं साथ साथ मार्क करूंगा और वहां से अक्सर हर परीक्षा में एग्जामिनर एक न एक प्रश्न उठाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 79 के तहत संसद का जिक्र किया गया है, 80 के तहत आपकी, यहाँ उल्टा मैंने लिख दिया, 80 के तहत आपकी राज्यसभा है, 80 के तहत राज्यसभा और 81 के तहत है लोकसभा। यानी कि आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र है। इसी क्रम में अगर बात करें अनुच्छेद 82 की, अनुच्छेद 82 में लिखा गया, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन, कहने का मतलब ये है कि जब जैसे हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है, तो जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा कि किन राज्यों को कितनी सीटों की आवश्यकता है, कितनी जनसंख्या बढ़ी, अब कितनी सीटें बढ़ने की आवश्यकता है। तो अनुच्छेद 82 के तहत इसका प्रावधान किया गया। फिर अनुच्छेद 83 आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे संसद सदनों की अवधि के संबंध में चर्चा की गई है। कहने का मतलब ये है कि जैसा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा की अवधि मतलब स्थायी सदन है, उसकी कोई अवधि नहीं होती है, उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसको एक स्थायी सदन कहा गया, इसका विघटन कभी नहीं होता है। लेकिन चूंकि अनुच्छेद 83 में संसद सदनों की अवधि के संबंध में बात कही गई है, तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि सामान्यतः जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा जिस दिन से निर्वाचित होने के बाद नई लोकसभा के गठन के बाद 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। लेकिन उससे पूर्व भी किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। तो अगर साधारण बात पूछी जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इस सदनों की अवधि के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 83 में किया गया। फिर अनुच्छेद 84 की बात अगर हम करें तो संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, यानी कि संसद के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 84 के तहत किया गया है। तो संसद सदस्यों की योग्यता में आपको याद रखना, वही भारत का नागरिक हो और न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो, इस तरीके की योग्यताओं संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 84 के तहत किए गए। फिर अनुच्छेद 85 बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न उठता है आपके लिए। अनुच्छेद 85 के तहत प्रश्न उठता है क्योंकि यहाँ पे संसद के सत्र की बात की गई है। तो आपको पता होगा कि संसद के कुल 3 सत्र होते हैं, साथ में 17 अवसान की बात की गई है, विघटन की बात की गई। तो इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र, जिसमें 3 सत्र होते हैं, आपका सबसे पहले फरवरी से शुरू होता है बजट सत्र, उसके बाद आपका मानसून सत्र और अंत में आपका शीतकालीन सत्र, यानी कि ये 3 सत्र होते हैं। और इसके संबंध में एक बात और भी याद रखिएगा कि किसी भी स्थिति में दो सत्रों के बीच अधिकतम समय 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि एक वर्ष में 2 सत्र होना तो अनिवार्य है, 2 तो होना ही अनिवार्य है। और नियमता कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। फिर सत्रावसान एवं विघटन। सत्रावसान का मतलब क्या होता है कि किसी जो सत्र चल रहा उस सत्र को समाप्त घोषित करना। और इसको कौन घोषित करता है? पहली चीज इसके विषय में आप ये याद रखिएगा कि संसद सत्र को आहूत यानी कि बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, सत्रावसान यानी कि उस सत्र को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और विघटन यानी कि लोकसभा का, जैसे राज्यसभा तो विघटित नहीं होगी, लेकिन लोकसभा का विघटन का मतलब है कि लोकसभा को समाप्त कर देना, यह अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इसी संबंध में आपको 1-2 बातें और, एक आता है स्थगन। अगर आपसे स्थगन के संबंध में प्रश्न पूछा जाए, जैसे कोई संसद का सत्र चल रहा है तो जो पीठासीन अधिकारी होगा उस सत्र का, कहने का मतलब लोकसभा में आपका लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष, जो भी उस समय सदन की अध्यक्षता कर रहा होगा, उसको यह अधिकार होगा कि किसी भी परिस्थिति में अगर उसको ऐसा लगता है कि इस सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित करना आवश्यक है, तो यह अधिकार उस सदन की अध्यक्षता करने वाले
जो पीठासीन अधिकारी होगा उसको यह अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि स्थगन का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, कहने का मतलब जिस सदन की जो भी अध्यक्षता कर रहा होगा स्थगन करने का अधिकार उसको प्राप्त होगा, सत्रावसान करने का, विघटन करने का और सत्राहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होगा। फिर अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने का संदेश देने का अधिकार। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अनुच्छेद 86 में भी सत्र को संबोधित करने का अधिकार और 87 में भी राष्ट्रपति के विशेष संबोधन की बात कही गई। तो अनुच्छेद 86 के तहत आप ये याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जो काफी समय से लंबित चल रहा है और किसी भी सदन में पारित नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस विषय पर किसी भी सदन में अपना अभिभाषण दे सकता है और साथ में उस जो भी प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा है उस पर अपना विशेष संदेश भेज सकता है और यह अधिकार अनुच्छेद 86 के तहत इसका प्रावधान किया गया। फिर अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से डायरेक्ट अनुच्छेद से भी पूछा जा सकता है कि संसद के सदनों में राष्ट्रपति को अपना विशेष संबोधन देने का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तब आपको याद रखना अनुच्छेद 87 में। जब कभी नई लोकसभा का गठन होता है, चूंकि राज्यसभा तो विघटित नहीं होती तो गठन भी केवल लोकसभा का होता है, जब नई लोकसभा का गठन होता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति अपना विशेष संबोधन लोकसभा सदस्यों के समक्ष देता है। तो आपको ये बात याद रखनी है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 87 के तहत किया गया। फिर अनुच्छेद 88, इसके विषय में जब मैंने आपको महान्यायवादी के संबंध में पढ़ाया था वहां भी बताया था कि सदनों के प्रति मंत्रियों और खासकर महान्यायवादी को जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसके संबंध में चर्चा अनुच्छेद 88 के तहत की गई। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि अभी पिछले आरओ के एग्जाम में महान्यायवादी के संबंध में प्रश्न पूछा गया था, क्या संसद सदस्यों या मंत्रियों के भांति ही महान्यायवादी को भी संसद में विशेषाधिकार प्राप्त हैं? तो वहां आपका जवाब हो जाएगा कि मंत्रियों, सदस्यों और महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत सभी को संसद के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 यानी कि अनुच्छेद 89 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा के सभापति व राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के पद की बात कही गई है। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का जिक्र किया गया है। तो इसमें आपको पता होगा, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह स्वयं में से ही किसी को उपसभापति के रूप में चुन लेते हैं और इनका दोनों का प्रावधान, उपसभापति और सभापति का प्रावधान अनुच्छेद 89 के तहत किया गया। फिर अनुच्छेद 90, राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्त तथा त्यागपत्र व विमुक्ति। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा के सभापति पद की विमुक्ति, रिक्ति तब हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के सदस्य हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जो भी उपसभापति है और उसका कार्यकाल पूरा हो गया, वह सेवानिवृत्त हो गया, तो उस समय पद की रिक्ति, जो यहाँ पे मैंने लिखी पद की रिक्ति, ऐसी स्थिति बन जाएगी। मान लीजिए वह त्याग पत्र दे देता है या अपने पद से हटा दिया जाता है, किसी कारणवश राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा वह अपने पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति पद रिक्त की स्थिति तब बनती है। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 90 के तहत राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 90 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 91 बहुत महत्वपूर्ण, सभापति के रूप में उपसभापति के कार्य करने की शक्ति। मान लो कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपका राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है या किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता उपसभापति करता है और उसको वही सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो कि सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। फिर अनुच्छेद 92, सभापति या उपसभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 92 में इस बात का प्रावधान है कि मान लो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को या उपसभापति को हटाने संबंधी कोई ऐसा प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है, तो उस स्थिति में ना तो उपसभापति या सभापति जिस पे भी विचाराधीन है, दोनों में से कोई भी उस समय सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, बल्कि सदन की अध्यक्षता करने का उसको अधिकार नहीं होगा, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, अपने पक्ष में बोलने का अधिकार, मत देने का अधिकार, ये सारे अधिकार उसको प्राप्त होंगे, लेकिन सदन की अध्यक्षता करने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होगा। चाहे वो बात सभापति की जाए चाहे उपसभापति की बात की जाए, अगर इनको हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव सदन में लंबित है तो उस समय सदन की अध्यक्षता करने का अधिकार इनको नहीं होगा और इसका प्रावधान अनुच्छेद 92 के तहत किया गया। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 93। अभी तक हम बात कर रहे थे राज्यसभा के संबंध में, अब अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष व लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया।
आपको याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद 93 के तहत किया गया, जबकि अगर राज्यसभा के संबंध में बात की जाए तो सभापति और उपसभापति का प्रावधान अनुच्छेद 89 के तहत किया गया। फिर अनुच्छेद 94, वही सेम बात, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्त त्यागपत्र तथा विमुक्ति। जो प्रावधान मैंने राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की विमुक्ति के संबंध में बताया, सेम वही प्रावधान यहाँ पे भी है कि कब स्थिति बन जाएगी, मान लो पद से हटा दिया जाए, संसद सदस्यता उसकी समाप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में पद की रिक्तता संबंधी बात सामने आती है और त्यागपत्र दे दे, तो इसके प्रावधान अनुच्छेद 94 में किए गए। फिर अनुच्छेद 95, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के कार्य करने की शक्ति। मान लीजिए किसी कारणवश लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, जैसे अगर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है, ओम बिड़ला जी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है, जो कि राजस्थान की कोटा सीट से निर्वाचित हुए हैं। तो इस संबंध में आपको याद रखना कि मान लो किसी परिस्थिति में अनुच्छेद 95 के तहत इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि किसी परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, अध्यक्षता करने में असमर्थ है, उस समय लोकसभा की अध्यक्षता या तो आपका लोकसभा, अगर उपाध्यक्ष उपस्थित है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, और मान लो यह स्थिति बन जाती है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो इस स्थिति में जो सदन का सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा, कहने का मतलब ये है जो सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वह सदन की अध्यक्षता करता है। वही बात उसमें कही गई कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के कार्य करने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 95 के तहत किया गया। फिर अनुच्छेद 96, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उनकी विमुक्ति। वही बात जो अभी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संबंध में मैंने बताई, जिसका प्रावधान यहाँ अनुच्छेद 92 के तहत किया गया था, वही प्रावधान अनुच्छेद 96 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में किया गया कि मान लो इनको हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव सदन में लंबित है, तो वह अध्यक्षता, चाहे वो लोकसभा का सभापति हो या उपसभापति हो, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों में से कोई अगर उनके विरुद्ध कोई प्रस्ताव उनको हटाने संबंधी सदन में लंबित है, तो वह अध्यक्षता, सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। लेकिन साथ में ये बात याद रखना है कि सदन में उपस्थित होने, कार्यवाही में भाग लेने और अपनी बात कहने और साथ में मताधिकार उनको होगा, इस बात को आपको याद रखना है। फिर अनुच्छेद 97 में क्या कहा गया है कि सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 97 के तहत किए गए। बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से अक्सर एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, संसद सचिवालय के संबंध में अक्सर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि संसद सचिवालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तब आपको याद रखना है कि संसद सचिवालय का प्रावधान अनुच्छेद 98 के तहत किया गया। यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि संसद सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। संसद सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर अनुच्छेद 99, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 99 के तहत सदस्यों के शपथ ग्रहण के संबंध में बात की गई है। यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ कि जब नए सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं उनको शपथ दिलाता कौन है, क्योंकि उस समय ना तो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना उपाध्यक्ष, किसी की नियुक्ति नहीं होती। तब वहां पे राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। आपको याद रखना है ये एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है जो उन सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो इसका सदस्यों की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 99 में किया है। फिर अनुच्छेद 100, दोनों सदनों में मतदान, रिक्ति तथा कोरम की पूर्ति के बिना सदनों का कार्य करने का अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे आ गया है, कोरम। इसके संबंध में आपको बताया दे रहा हूँ कि कोरम किसी भी सदन के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, किसी भी सदन के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य को कोरम यानी कि गणपूर्ति कहा जाता है। आपको याद रखना है कि 1/10 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य गणपूर्ति या कोरम कहलाता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 100 के तहत किया गया। अनुच्छेद 1 महत्वपूर्ण नहीं, सीधे आप इसको याद रखिएगा, सीटों की रिक्ति के संबंध में। अगर जैसे कुल मिला के ये बात समझिए, कोई सदस्य निर्वाचित होकर आता है लेकिन किसी कारण उसका त्याग पत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए, तब सीटों की रिक्तता संबंधी बात सामने आती है। इसका प्रावधान 101 में किया गया। फिर 102, सदस्यता से अयोग्य ठहराना। कहने का मतलब ये है सदस्यता से अयोग्य ठहराना। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हो गया है लेकिन वह संसद सदस्य की योग्यताओं को पूर्ण नहीं करता है, तब वह अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में जो आपका 52वां संविधान संशोधन था, यहाँ दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। तो आपको याद रखना है कि दल बदल के प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यक्ति, कोई सदस्य जिस पार्टी से चुना गया उसको छोड़िए किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, उस स्थिति में भी उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 103, सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। कहने का मतलब ये है जो 102 के तहत सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान है, उसमें निर्णय कौन लेता है, ये बात अनुच्छेद 103 में कही गई है। तो सदस्यों की अयोग्यता संबंधी निर्णय
राष्ट्रपति लेता है और उसका यह निर्णय अंतिम होता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव आयोग से इसमें परामर्श लेता है। आपको ये बात याद रखनी है। अनुच्छेद 103 के तहत जो राष्ट्रपति है सांसदों की अयोग्यता या संसद सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित करने के लिए उसका निर्णय अंतिम होगा, लेकिन वह इस मामले में आपके चुनाव आयोग की सलाह लेता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 99 के तहत शपथ ग्रहण से पहले, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, शपथ ग्रहण से पहले स्थान ग्रहण करने तथा मतदान देने पर दंड अथवा जब योग्यता न हो, अयोग्य ठहराया गया हो, उस स्थिति में दंड का प्रावधान अनुच्छेद 104 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 99 के तहत किसी संसद सदस्य ने अभी संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण नहीं की है और वह अपना स्थान ग्रहण करता है, मतदान करता है, और साथ ही साथ एक बात और कही गई है कि यदि वह संसद सदस्य अयोग्य है, कहने का मतलब देखो योग्यता नहीं है, संसद सदस्य बनने की योग्यता नहीं है या किसी कारणवश अयोग्य ठहराया गया है, फिर भी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है, संसद में अपना स्थान ग्रहण करता है, मतदान करता है, तो उस स्थिति में 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जाता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 104 में किया गया। अनुच्छेद 105, संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार। संसद के सदनों की शक्तियां और उसके बनने वाली समितियों की, खासकर जो संसद की समितियां हैं, इसके संबंध में जैसा कि पिछली क्लास मैंने बताया था कि आगे मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझको एक क्लास की जरूरत और लग रही है कि जो खासकर संसद की समितियां और संसद की कार्यप्रणाली है उसके संबंध में मैं अगली क्लास लूंगा, वहां पे इन समितियों के संबंध में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको अनुच्छेद 105 के तहत याद रखना है कि संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 105 के तहत किया गया है। इसी क्रम में आप याद रखिएगा अनुच्छेद 106 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर संसद सदस्यों, जैसे 106 में सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संबंधी प्रावधान है, तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है। तब आपको याद रखना है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण स्वयं संसद करती, कहने का मतलब वो अपनी सैलरी खुद तय कर लेते हैं, आपको इतना याद रखना है। तो सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 106 के तहत कौन करता है? संसद करता है। फिर अनुच्छेद 107, विधेयकों की प्रस्तुति एवं उनको पारित करने संबंधी प्रावधान। कहने का मतलब यह है कि कौन सा विधेयक पहले किस सदन में जाएगा, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 107 में किए गए। अनुच्छेद 108 बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से तो हजारों परीक्षाओं में हजारों बार प्रश्न बना है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। ऐसा कोई विषय जिसपे दोनों सदनों में मतभेद है, उस स्थिति में राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। तो यहाँ से दो प्रश्न उठते हैं। पहला तो ये उठेगा किस अनुच्छेद में बात कहेगी, तो अनुच्छेद 108 के तहत। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसको है। तो आपके लिए जानना आवश्यक है, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। और यहाँ से एक तीसरा प्रश्न उठता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तब आपको याद रखना है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर अनुच्छेद 109, पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया धन विधेयक पर विशेष प्रक्रिया। जैसे कोई साधारण विधेयक है तो पहले वो आपका दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष सिग्नेचर होने के लिए जाता है, फिर कानून बनता है। लेकिन धन विधेयक में एक शर्त ये होती है कि धन विधेयक सबसे पहली बात तो वह सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तो उसी संबंध में अनुच्छेद 109 में लिखा गया है कि धन विधेयक पर विशेष प्रक्रिया। तो विशेष प्रक्रिया क्या होती है कि धन विधेयक सदन में प्रस्तुत होने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अगर धन विधेयक संबंधी प्रावधानों के संबंध में आपसे पूछा जाए तो धन विधेयक संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 110 के तहत दिए गए। फिर अनुच्छेद 111 विधेयकों की स्वीकृति। जैसे अन्य विधेयकों के संबंध में भी मैंने आपको बताया, ये तीन अनुच्छेद आप याद रखिएगा। 109 में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा और अनुच्छेद 111 विधेयकों पर स्वीकृति। कहने का मतलब यह है कि जो अन्य धन विधेयक और धन विधेयक को छोड़ के जो अन्य विधेयक होंगे पहले दोनों सदनों से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाके कानून बनते हैं। तो ये बात आपको अनुच्छेद 111 के तहत याद रखनी कि विधेयकों की स्वीकृति पहले दोनों सदनों से पारित होंगे, उसके बाद राष्ट्रपति जब इस पे सिग्नेचर करेगा, बाद में सबसे लास्ट में जब इस पे राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तो ये कानून बन जाएंगे। और ये प्रावधान अनुच्छेद 111 के तहत किया गया। बहुत महत्वपूर्ण आ गया। यहाँ से हर हाल में प्रश्न उठता है और एग्जामिनर कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठा चुका है। अनुच्छेद 112 में बात की गई है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है। लेकिन बजट के लिए भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का
वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। तो अनुच्छेद 112 के तहत आप साधारणतः याद रखिएगा, बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है और अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग न करके बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया। फिर 113 महत्वपूर्ण नहीं है, संसद में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया। संसद में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया अनुच्छेद 113 में है। 114 विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक का मतलब ये है कि कोई ऐसा विधेयक जिसपे आपकी धन की कमी हो जाए, कहने का मतलब धन आपूर्ति की कमी हो जाए, उसमें संसद विनियोजन विधेयक पारित करके और धन की व्यवस्था करती है। फिर पूरक, अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान अनुच्छेद 115 के तहत पूरक, अतिरिक्त और अतिरेक अनुदान का प्रावधान किया गया है। ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, खासकर आप 112 याद रखिए, 108 याद रखिएगा और साथ में मैंने आपको यहाँ पे 98 संसद सचिवालय बताया, यहाँ से तो हर हाल में प्रश्न उठता है। फिर 93 आपको याद रखना है, 89 आपको याद रखना है और संसद में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जो 87 है और अनुच्छेद 88 खासकर जो जिसमें महान्यायवादी और आपके मंत्रियों और संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की बात की गई, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 116 लेखा पर मतदान, ऋण तथा असाधारण अनुदानों पर मतदान। जो मैंने अनुच्छेद यहाँ लिए हैं सिर्फ आपके देखने के लिए नहीं, कि आप एक बार इसको देख लीजिएगा ताकि अगर बाई चांस कभी एलिमिनेट करने के प्रोसेस में आपको एक प्रश्न मिल जाए तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। बाकी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और अभी मुझको तो किसी भी परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बना है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने बताए हैं वहीं से प्रश्न एग्जामिनर उठाता है। हाँ, एक ये अनुच्छेद 117 ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान है। दोनों में आप अंतर ये स्पष्ट रखिएगा कि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का प्रावधान है और अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक का प्रावधान। यहाँ से एक प्रश्न एग्जामिनर और पूछता है कि क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है? तो आपको याद रखना है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। यहाँ से एग्जामिनर आपको फंसाता है कि क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, तब आपका जवाब हो जाएगा कि हाँ, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। और धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है और वित्त विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 117 के तहत किया गया है। फिर अनुच्छेद 118 प्रक्रिया संबंधी नियम। अनुच्छेद 119 में कहा गया संसद में वित्तीय कार्रवाइयों से संबंधित विनियमन। अनुच्छेद 120 बहुत महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 120 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे संसद की भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है संसद में दोनों भाषाएं अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और संसद का पीठासीन अधिकारी यानी कि संसद में जो अध्यक्ष होगा वह किसी भी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इस संबंध में आपको याद रखना है और संसद की भाषा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 120 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 122 संसद की कार्रवाइयों में न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 122 बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद की किसी प्रकार की कार्रवाइयों में न्यायालय को किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 123 बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 123 इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब कोई संसद सत्र नहीं चल रहा है और कोई ऐसा विषय आ गया जिस पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है, उस स्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी करके अस्थायी तौर पर उस कानून को बना सकता है। तो आपको याद रखना है 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और जब खासकर जो मैंने आपको बताया कि चूंकि 6 माह मैक्सिमम समय दो सदनों के बीच जो 2 सत्र होते हैं उनमें मैक्सिमम समय 6 माह का होता है, तो मान लो इसकी अगर आपके अध्यादेश की अवधि को पूछा जाता है तो पहली चीज तो 6 माह के बाद ये संसद का सत्र चालू होगा। 6 माह के बाद जब संसद का सत्र चालू होगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर इसको पारित कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह विधेयक जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वह निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यदि अध्यादेश के संबंध में समयावधि की बात की जाए तो अधिकतम समयावधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है। आपको याद रखना है 6 माह प्लस 6 सप्ताह। तो फिलहाल अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान बन सकते थे मैंने आपको बता तो सारे दिए और खासकर जो महत्वपूर्ण थे उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया। आपको 79, 80, 81 तीनों याद रखने हैं। फिर आपके लिए महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 87 जिसमें राष्ट्रपति के विशेष संबोधन संबंधी बात की गई है। अनुच्छेद 89 याद रखना जिसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद की बात है। अनुच्छेद 93 आपको याद रखना जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष के पद संबंधी बात है। फिर बात की जाए अनुच्छेद 98 बहुत महत्वपूर्ण, संसद सचिवालय के संबंध में याद रखना और इसका प्रमुख महासचिव होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बात अगर हम करें
तो आपका आ जाएगा अनुच्छेद 108, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 108, जिसमें संसद की संयुक्त बैठक संबंधी बात है। अनुच्छेद 109 याद रखना, धन विधेयक पर विशेष प्रक्रिया संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, ये भी याद रखना। और अनुच्छेद 111, 12, इसमें अनुच्छेद 111 में विधेयकों की स्वीकृति संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 112 में बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी प्रावधान है, इनको आपको याद रखना है। उसी क्रम में अनुच्छेद 117 आपके लिए जरूरी है, खास कर क्योंकि यहाँ पे आपके वित्त विधेयक की बात 110 में आपके धन विधेयक की और 117 में वित्त विधेयक की बात की गई, इसको याद रखना है। अनुच्छेद 120 याद रखना, यहाँ संसद की भाषा संबंधी बात की गई है। फिर अनुच्छेद 122 बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद की कार्यवाहियों में न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 123 से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त होती है। उसी क्रम में मैंने लिखा है यहाँ पे बहुमत के प्रकार। आपने बहुमत के विषय में सुना होगा, जैसे साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है, प्रभावी बहुमत है। इस संबंध में कई बार आपने सुना हो, तो इसके संबंध में आज मैं स्पष्ट कर दूंगा कि साधारण बहुमत किसे कहा जाता है, कौन प्रभावी बहुमत होता है, कौन विशेष बहुमत होता है। इस संबंध में आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो अगर बात करें सबसे पहले साधारण बहुमत की, तो साधारण बहुमत के संबंध में आपको जानना है कि सदन में उपस्थित जितने व्यक्ति सदन में उपस्थित हैं और जो मतदान करते हैं, सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले व्यक्तियों का बहुमत, कहने का मतलब जो व्यक्ति सदन में उपस्थित है और मतदान करते हैं उनका 50% + 1, इसको साधारण बहुमत कहा जाता है। और साधारण बहुमत की जरूरत कहाँ पे होती है, यदि आपको कोई साधारण विधेयक पेश किया जाता है तो उसको पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। धन विधेयक की स्थिति में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती, वित्त विधेयक की स्थिति में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती, स्थगन अगर सदन को स्थगित करना है उस स्थिति में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, उस स्थिति में फिर जो आपके साधारण बहुमत में जो मैंने आपको बताया कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी कि जो सदन में उपस्थित हैं और मतदान करते हैं उनका अगर 50% + 1 लोग मिलकर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। विश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी है, आपको याद रखना, विश्वास प्रस्ताव के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे, तो इसके संबंध में आप लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव, अगर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना, उपाध्यक्ष का चुनाव करना, इस स्थिति में साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति होते हैं तो उनके निर्वाचन की यहाँ पे कोई बात नहीं है, लेकिन राज्यसभा के अगर उपसभापति का निर्वाचन करना है तो अभी साधारण बहुमत से हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा प्रभावी बहुमत की। तो प्रभावी बहुमत क्या होता है, जैसे साधारण बहुमत में कहा गया कि सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत, यानी कि सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों का 50% + 1 वोट, उसको साधारण बहुमत कहा जाता है। और अगर प्रभावी बहुमत की बात की जाए तो रिक्त सीटों को छोड़कर, ऐसी सीटें जो खाली हैं उनको छोड़कर कुल सदस्यता का बहुमत, जैसे अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो वर्तमान में 543 सीटें हैं। जैसे आपको पता है कि वर्तमान में 543 सीटें हैं, तो मान लो अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, इसमें 3 सीटें रिक्त हैं, तो जो कुल 540 सीटें हैं, इसका 50% + 1 यानी कि 221 सदस्य अगर किसी प्रस्ताव पे अपना मत देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो प्रभावी बहुमत की श्रेणी में आ जाएगा। तो प्रभावी बहुमत में आपको याद रखना है कि यदि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 के तहत मैंने आपको उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रावधान बताए थे, तो यदि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाना है तब प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती, उसको प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता। फिर उपसभापति को हटाना, अगर अनुच्छेद 90 के तहत अगर राज्यसभा में उपसभापति को अपने पद से हटाना है तब भी प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होगी। लोकसभा अध्यक्ष व लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी अनुच्छेद 94 के तहत यदि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाना है तो वहां भी प्रभावी बहुमत के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। तो प्रभावी बहुमत आपकी समझ में आ गया होगा कि रिक्त सीटों को छोड़कर कुल सदस्यों का, वहां मतदान करने वाले व उपस्थित सदस्य, साधारण बहुमत में मतदान करने वाले व उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1 साधारण बहुमत था। लेकिन अगर प्रभावी बहुमत की बात की जाए तो रिक्त सीटों को छोड़कर कुल सदस्यों का 50% + 1 आपका प्रभावी बहुमत होगा। फिर अगर पूर्ण बहुमत की बात की जाए तो कुल सदस्यता का बहुमत का मतलब अगर 543 सीटें हैं लोकसभा में तो इसका अगर आप निकालना चाहें तो 242 543 सीटें हैं तो कितनी हो जाएंगी, अगर 543 की बात की जाए तो आप इसी हिसाब से निकाल लीजिएगा कि 250 500 हो जाएंगी उधर, और 272 आपको याद रखना, मैं वहां ऊपर भी गलत जोड़ के बता गया हूं कि जो आपका प्रभावी बहुमत होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 543 सीटें हैं तो उसमें से आप 3 मान लो रिक्त हैं,
तो 540 जो सीटें बची उसमें 270 प्लस 1 यानी कि 271 सीटें होने की स्थिति में वह प्रभावी बहुमत की स्थिति बन जाएगी। और यदि बात पूर्ण बहुमत की जाए तो इसमें मैंने आपको बताया कुल सदस्यता का बहुमत, कहने का मतलब यह है जो 545 सदस्य हैं और यदि इसमें 272 सदस्य किसी पक्ष में मतदान कर देते हैं तो उस स्थिति को पूर्ण बहुमत की स्थिति कहा जाएगा। उसके बाद चौथा आता है विशेष बहुमत। इसमें आपको याद रखना विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। जो सबसे पहला विशेष बहुमत है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3। जो आपका विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत का जो पहला प्रावधान है, जो चूंकि मैंने आपको बताया कि विशेष बहुमत के 3 प्रकार हैं, तो जो पहला प्रकार है उसमें आपको याद क्या रखना है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, कुल सदस्यता वही जो मैंने आपको बताया 543 यानी कि 272, कुल सदस्यता का बहुमत 272 ये हो गया। वह उपस्थित व मतदान करने वाले जितने सदस्य उपस्थित हैं वह मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत, इसको विशेष बहुमत कहा जाता है। और इसका इस पे लागू अगर आपको संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। कुल सदस्यता का बहुमत यानी कि 272 सदस्य प्लस मतदान करने वाले, इस मतलब आपको जो विशेष बहुमत है इसमें ये बात बहुत साधारण तरीके से आप समझ लीजिए कि विशेष बहुमत की स्थिति वह स्थिति बनेगी जब कुल सदस्यता का बहुमत यानी कि 272 सदस्य और साथ ही साथ जितने सदस्य उपस्थित हैं वो मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 सदस्य जिस पक्ष में हो जाएंगे वह विशेष बहुमत की स्थिति बन जाएगी। और इसका एग्जाम्पल ये है कि संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की स्थिति में विशेष बहुमत की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो, अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाना हो, और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324 के तहत आपको मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना हो, राज्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 243 के तहत अगर राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाना है तो विशेष बहुमत का जो मैंने आपको पहला अंग बताया है, विशेष बहुमत के जो 3 प्रकार में पहला प्रकार बताया है उसके तहत इनको इस प्रकार के प्रावधानों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। खासकर अगर 368 के तहत संविधान में संशोधन करना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैग को हटाना, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो विशेष बहुमत के पहले प्रकार की आवश्यकता होगी जिसमें बात कही गई है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत यानी कि 272 सदस्य व मतदान करने वाले व सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद अगर इसके दूसरे प्रकार की बात की जाए कुल सदस्यता का 2/3, अगर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण, अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया तभी पूर्ण होगी जब कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत, कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत, जैसे 543 सदस्य हैं इसका अगर 2/3 बहुमत इस प्रस्ताव को पारित कर दें कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहिए तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत यह विशेष बहुमत का दूसरा प्रकार है। अगर तीसरे प्रकार की बात की जाए तो उपस्थित व मतदान करने वाले, जो उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत या राज्यसभा की स्थिति में खासकर आता है कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के विशेषाधिकारों में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नई लोक सेवा का गठन करना है, अगर किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना, आपको याद रखना है किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन अनुच्छेद 312 के तहत उसका अधिकार राज्यसभा के पास होगा और राज्यसभा विशेष बहुमत के तीसरे प्रकार से यानी कि उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्य अगर इस प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो नई आपकी जो मैंने आपको बताया कि अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाएगा। उसी क्रम में अनुच्छेद 249 के तहत मैंने राज्यसभा के प्रावधानों में आपको बताया था कि राज्यसभा को इस बात का विशेषाधिकार है कि राज्य सूची के किसी विषय पर यदि विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना संसद की अनिवार्यता है तो उस राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 249 के तहत किया गया है। और इसमें भी जो आपका विशेष बहुमत का तीसरा प्रकार मैंने बताया है, उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। तो फिलहाल आज संसद के संबंध में जो भी अनुच्छेद बन सकते थे 123 तक मैंने सारे अनुच्छेद बता दिए और इसमें जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है उनके संबंध मैंने आपको बता दिया है। और खासकर मैंने इन बहुमत के प्रकार के बारे में बताया है क्योंकि चारों प्रकार एक साथ बताया, थोड़ा कठिन भी है, थोड़ा टिपिकल भी है समझना। अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो फिलहाल इस पूरे जो भी संसद के संबंध में जो भी प्रावधान बन सकते थे अनुच्छेद के संबंध में, राज्यसभा
लोकसभा के संबंध में पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें छूट रही हैं अभी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगली क्लास में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्लास में संसद के संबंध में और लूंगा। इसमें खासकर जो संसद की प्रक्रिया, नियम और प्रक्रिया व इसकी कार्यवाहियों के संबंधित, जैसे शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, इस तरीके के जो कुछ प्रावधान बचे हैं उसके संबंध में चर्चा करूंगा। और इसी के साथ साथ मैं यहीं पे, वैसे संसदीय समितियां मैं आपको बाद में पढ़ाता, लेकिन चूंकि संसद के संबंधी प्रावधान मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसी क्रम में इसी के साथ संसदीय समितियों के विषय में भी अगली क्लास में मैं आपसे चर्चा कर लूंगा। और साथ ही साथ आपके लिए एक और खुशखबरी ये है कि पॉलिटी के साथ साथ समय मिलने पे मैं प्रयास करता रहूंगा कि अब आपके लिए मैं हिंदी की क्लास भी शुरू करूंगा। चाहे जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके संबंध में आप मेरी क्लास देखिएगा हिंदी की। मैं संपूर्ण चर्चा, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, संपूर्ण चर्चा हिंदी की मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आज से ही शुरू कर दूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।